हेलो एंड वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट बाय एस.टी. सावंत। This lesson gives us a short and precise description of events that took place in our country from 1757 to 1857. इस चैप्टर में हम 1757 से लेकर 1857 के मध्य भारतीय इतिहास में घटित होने वाली प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सन 1857 में मेरठ में सैनिक छावनी में जो विद्रोह हुआ उसे भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह किसी एक घटना या एक दिन का परिणाम नहीं था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू इंडिया एज ट्रेडर्स एंड बिकेम रूलर्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई और भारत की शासक बन बैठी। इट रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मोर देन 200 years and the protest against British East India Company ultimately resulted in the revolt of 1857. So in this chapter, we will understand the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. This we will understand with the help of some pictorial glimpses and speech bubbles. So let's begin the chapter. The first part is the martyrs. Martyrs means shaheed. At a function in a Delhi, "O my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs." दिल्ली के एक समारोह में लता मंगेशकर गाना गा रही हैं, "ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी." सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। कंपनी यहाँ पर बात की जा रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और कॉन्क्वेस्ट होता है जीत या विजय। ये बात है 1757 से 1849 की। With its superior weapons, the British East India Company was extended its power in 18th century India. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधिक श्रेष्ठ हथियारों के साथ 18वीं सदी के भारत में अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। इसे एक मैप के थ्रू बताया गया है। यहाँ पर हिंदुस्तान का, भारत देश का नक्शा है, जिस पर पिंक कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है ब्रिटिश टेरिटरी का, और जो येलो कलर का पार्ट है वो दिखा रहा है इंडियन प्रिंसेस का, जो भारतीय शासकों का था। इस मैप में हमें ये दिखाया गया है कि 1757 में ब्रिटिश टेरिटरी का जो पार्ट था वो बहुत ही छोटा सा पार्ट था इंडिया का। ब्रिटिश का जो कब्जा था वो बहुत ही कम क्षेत्र पर था और ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान पर भारतीय शासकों का शासन था। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। आगे हमें बताया गया जो भारतीय राजकुमार थे वो अल्पदृष्टा थे। दैट अपस्टार्ट राजा बाग कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। वह धनी राजा बाह अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ, वे हमें हराने में हमारी मदद करेंगे। यहाँ विदेशी आक्रमणकारियों की बात की जा रही है। विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए भारतीय राजकुमारों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। बाहर के जो आक्रमण हो रहे थे तो उस वजह से इन लड़ाइयों के कारण लोगों को किसी भी तरह की शांति नहीं थी। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. इन प्रतिद्वंदियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की और वे भारतीय राजकुमारों को एक एक करके आसानी से जीतने लगे। इस तरह से जो ब्रिटिश एम्पायर था वो भारत में बढ़ने लगा। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. मैसूर का एक दूरदर्शी शासक वीर टीपू अंग्रेजों से लड़ता हुआ अंत में मारा गया। अब लोगों की विचारधारा बदलने लगी। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स, नो लूटिंग बाय ठग्स। अब लोग ये बात करने लगे कि अंग्रेज़ों के आने के बाद अब विदेशी आक्रमणकारियों से हम सुरक्षित हैं, अब कोई लूटपाट नहीं होगी। कुछ लोग कहने लगे इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। कुछ शासकों का मानना था, कुछ भारतीय शासकों का मानना था कि भगवान ने ही ब्रिटिश को हमारे पास भेजा है हमारी रक्षा के लिए। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद दैम। और कुछ लोगों का मानना था कि हमारा भाग्य उनके साथ जुड़ गया है। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथोन्ड आवर किंग्स।
कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जो अंग्रेज़ लोग भारत में आए हैं उन्होंने बहुत से भारतीय शासकों को मार डाला है, उन्हें डिथ्रोन्ड कर लिया है, उन्हें सिंहासन से गद्दी से उतार फेंका है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। कुछ का ये भी मानना था कि जो किंग्स की उन्होंने हत्या करी है या उन्हें मारा है वो जैसे भी थे वो हिंदुस्तानी शासक थे, हमारे देश के थे। दे वर ऑफ दिस लैंड, वो हिंदुस्तानी थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। कुछ लोग ये बात समझ चुके थे कि अब वो अंग्रेज़ों के गुलाम बन चुके हैं। थर्ड पार्ट का नाम है ब्रिटिश रूल। अब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। 1765 के बाद रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। धार्मिक गुरु जो थे वो अंधविश्वासों को फैला रहे थे समाज में, जैसे कि अछूत और बाल विवाह की बातें वो बढ़ा चढ़ा कर किया करते थे। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। उनका ये विचार था कि जो भी इस देश की सीमा को लांघ कर जाएगा, समुद्र पार जाएगा, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। कुछ धार्मिक संतों का मानना था कि सभी दुखों का कारण औरतें हैं। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। और उधर ब्रिटिश लोग क्या बातें किया करते थे कि जो भारतीय हैं दे हैव लॉस्ट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। भारतीयों ने अपना आत्मसम्मान खो दिया है। द ब्रिटिश स्कोर्न दैम। और जो ब्रिटिश लोग हैं वो भारतीयों का उपहास बनाते थे, उनका मजाक उड़ाया करते थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। उनके विचार में, अंग्रेज़ों के विचार में जो भारतीय हैं वो विश्वास करने लायक नहीं हैं और वो ईमानदार भी नहीं हैं। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के का दामन पकड़ लिया था। कुछ भारतीय शासक अंग्रेज़ों की चापलूसी करने लगे थे और वो कहने लगे कि नहीं, मैं आपका विश्वासी हूँ, आई एम ऑनेस्ट, और मैं ईमानदार हूँ। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स। बीइंग मर्चेंट्स, जो ब्रिटिश लोग भारत में आए थे वो व्यापारी बनकर आए थे, तो व्यापारी होने के नाते द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, वो तुरंत लाभ चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स। उन्होंने जो भारी मात्रा में कर लगा दिया था किसानों के ऊपर, उसकी वजह से किसानों को अपना ज़मीन, अपनी भूमि सब छोड़नी पड़ी। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं जो ब्रिटिश अधिकारियों से कि हमें हमारी ज़मीन, हमारी जो क्रॉप्स है वो वापस चाहिए, अंग्रेज़ों ने ले ली है, पर उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। उन्हें आगे क्या सुनने को मिलता है? यू आर स्टिल इन एरियर्स। तुम लोग अभी भी कर्ज में डूबे हुए हो। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। अगर तुम लोग कर नहीं चुकाओगे, टैक्स नहीं भरोगे, तो तुम लोगों को जेल भेज दिया जाएगा। एक आम किसान की ये हालत हो चुकी थी। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। अब जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने और भी कमाई के साधन, नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए। उन लोगों का विचार था द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रोट इनटू इंडिया। अब भारत से कच्चा माल विदेशों में जाने लगा और वहाँ से विदेशों से, ब्रिटेन से तैयार माल भारत में आयात होने लगा। और उन्होंने क्या किया? द इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रोट इनटू इंडिया, जो भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी जब वो सामान हिंदुस्तान में आता था, उससे टैक्स फ्री कर दिया गया। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज़। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के इस तरह के नियम थे उससे जो भारतीय उद्योग थे वो क्रिपल होने लगे, यानी कि नष्ट होने लगे। उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सभी उद्योगों को रोंदना शुरू कर दिया। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिस्टियंस एंड देयर बिजनेस। भारत के जो निपुण शिल्पकार थे उनका भी व्यापार है वो बंद हो गया था, वो भुखमरी की कगार पर आ गए थे। इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति असंतोष बढ़ने लगा। फोर्थ पार्ट आता है, इसका नाम है राम मोहन रॉय। ये समय था समाज सुधार का, पुनर्जागरण का। भारतीय समाज में बहुत से समाज सुधारक आए, जिनमें से एक थे राजा राम मोहन रॉय।
राम मोहन रॉय अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल। राजा राम मोहन राय बंगाल के एक शिक्षित व्यक्ति थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, और वो भारत की परिस्थितियों से वाकिफ़ थे और उन्हें समझ में आ रहा था कि भारत में ये सब गलत क्यों हो रहा है, गलत होने की वजह क्या है। वो कहने लगे, लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्स, हमें अपने आप को डिस्पाइज यानी कि कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट, जो हमारी संस्कृति है वो महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, हमने इतिहास गवाह है कि बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स प्राप्त करी हैं। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, और जो अंधविश्वास है वो हमारे समाज को खोखला कर रहा है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा को बताया, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायें अलग अलग रंगों की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, पर उनके दूध का रंग एक जैसा ही होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। अलग अलग धार्मिक गुरुओं के अलग अलग उपदेश होते हैं, परंतु सभी धर्मों का सार एक ही है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, राजा राम मोहन राय है वो विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से प्रेरित व्यक्ति थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, उनका मानना था जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और साइंटिफिक भी होना चाहिए। He started newspapers, but suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने एक अपना न्यूज़पेपर भी शुरू करा था, अखबार शुरू करा था प्रकाशित करना, परंतु उसे भी अंग्रेज़ों ने 1823 में बंद करवा दिया। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. अब वो विदेश में गए, इंग्लैंड गए और ये देखना चाहते थे कि अंग्रेज़ इतने पावरफुल कैसे बन गए, उनके पास ऐसा क्या था जो हमारे हिंदुस्तानियों के पास नहीं है। वहाँ पर वो गए और उन्होंने वहाँ लोगों से बात करी और उन्हें बताया, वी एक्सेप्ट यू एज अ रूलर्स, कि हमने आपको अपने शासक के रूप में स्वीकार किया है, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और आपको भी हमें प्रजा के रूप में स्वीकार करना होगा। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, अब आप लोगों को भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होगा जो एक शासक की अपनी प्रजा के प्रति होती है। फिफ्थ पार्ट आता है ऑपरेशन। ऑपरेशन का अर्थ होता है अत्याचार या उत्पीड़न। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस, अब ये समय ऐसा था जब ब्रिटिश सरकार ने दमन की नीति अपनाई हुई थी, ऑपरेशन की नीति पर वो चल रहे थे और वो लगातार भारतीयों का दमन करते जा रहे थे। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट। अब 1818 की बात है, रेगुलेशन एक्ट तीसरा आया था जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना किसी ट्रायल के, बिना मुकदमा दायर किए जेल में डाला जा सकता था। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस, और उधर से जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उनको बड़ी बड़ी भारी भरकम सैलरीज दी जा रही थी और उनका प्राइवेट बिजनेस भी था, वो अमीर होते जा रहे थे, और जो भारतीय लोग हैं वो गरीबी की ओर जाते जा रहे थे। बाय 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। 1829 आते तक ब्रिटेन से जो एक्सपोर्ट हो रहा था सामान वाज 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। 7 करोड़ का जो लगभग सामान था भारत से विदेश एक्सपोर्ट हो रहा था और वो सारा पैसा ब्रिटेन के पास जा रहा था। गवर्नमेंट जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, अब देश के हालात बिगड़ने लगे। फिर जो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे उन्होंने एक मैसेज भेजा ब्रिटेन में, और उन्होंने क्या लिखा उस मैसेज में, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। द बोन्स होती हैं हड्डियाँ, ऑफ कॉटन वीवर्स यानी कि सूत काटने वाले जुलाहे, भारत के जो सूत काटने वाले जुलाहे हैं, आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, वो उनके खून से धरती बदरंग हो रही है। द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगिन टू डाई, अब जो ब्रिटिश लोग थे वो तो अमीर होते जा रहे थे कंपनी की लूट के कारण, और जो भारतीय उद्योग हैं वो समाप्त होते जा रहे थे। अब सिक्स्थ पार्ट आता है डिससेटिस्फैक्शन यानी कि असंतोष। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन
पर्शियन एंड संस्कृत। उस समय 1835 की बात है जब भारत में जो शिक्षा नीति थी, वो शिक्षा दी जाती थी वो फारसी और संस्कृत में दी जाती थी। इन 1835 इंग्लिशमैन नेम्ड मैकियावली सजेस्टेड ए चेंज। मैकियावली आए 1835 में और उन्होंने एक चेंज करा भारत की जो शिक्षा नीति में, और उन्होंने सुझाव दिया कि वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें भारतीयों को अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। आई एग्री, और उससे जो दूसरे अधिकारी थे इस बात पर एग्री हो गए, सहमत हो गए। इस तरह भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई। English education produced a clerks to whom the British gave petty jobs under them। अब क्या हुआ था, इंग्लिश में पढ़ाई होने की वजह से क्या हुआ, एक बुद्धिजीवियों की नई पीढ़ी का विकास होने लगा। और अंग्रेज़ क्या करते थे, ऐसे एजुकेटेड इंडियंस को छोटी मोटी क्लर्क की जॉब, बाबुओं की जॉब पर रख देते थे। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इस तरह से एक बाबुओं की, जो बुद्धिमानों की अलग सी पीढ़ी पैदा होने लगी जिनका काम सिर्फ अंग्रेज़ों की गुलामी करना था। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। अब कुछ भारतीय शासक जो क्रांतिकारी भी बने आगे जाकर, उनका विचार था कि हमें अपने भाई बहनों को भी शिक्षित करना चाहिए एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, ताकि जो गरीबी है उसे दूर भगाया जा सके और उन्हें जो सम्मान दिया जा सके भारतीयों को भी। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और उन्हें लगा कि इसके लिए हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर आवाज़ उठानी चाहिए। अब फिर से एक मैप दिखाया जा रहा है। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वेर्ड द होल ऑफ इंडिया। सन 1856 तक लगभग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। उन्हें भारतीयों की कोई परवाह नहीं थी। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। अब असंतोष बढ़ने लगा था भारतीय समाज में। भारतीय लोगों को ये महसूस होने लगा था कि आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब। हमारे जो राजा है वो तो अंग्रेज़ों की कठपुतलियाँ बनकर रह गई हैं, हमें कोई नौकरी भी नहीं दी जाती है, एंड लैंड्स ना ही हमारे पास हमारी ज़मीन है। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स। और हमारे हिंदुस्तानियों का अंग्रेज़ लोग धर्म परिवर्तन भी करवा रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। अब कुछ लोगों का कहना था कि बातें करने से कुछ नहीं होगा, हमें कोई सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। अब आता है 7th पार्ट, द स्पार्क्स। स्पार्क्स होती है चिंगारियाँ। भारतीयों के मन में चिंगारियाँ उठने लगी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स। बहुत ही तरह के अलग अलग तरह के टैक्स उन्होंने लगा दिए थे। इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स। अब बंगाल की बात की जा रही है। 1855 में जो संथालीस थे उनकी ज़मीन उनसे हड़प ली गई थी अंडर न्यू लैंड रूल्स। नई जो भूमि की नियम बनाए थे अंग्रेज़ों ने, उसके तहत सब संथालियों से उनकी ज़मीन हड़प ली गई थी। बिकेम डेस्परेट। अब वो जो संथालीस थे वो डेस्परेट हो चुके थे, हताश हो चुके थे। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन एंड मैसेकर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। अब उन संथाली लोगों ने एकजुट होकर बहुत से यूरोपियन लोगों को और उनके साथियों की हत्या कर दी। डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। अब ये जो डिसकंटेंट था, असहयोग था, वो असंतोष था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी तक पहुंच चुका था, सेना तक पहुंच चुका था। द वाइट सोल्जर्स गेट्स यूज पे मेंशंस टू लिव इन एंड सर्वेंट्स। अब जो अंग्रेजी सैनिक थे उन्हें हाई पेमेंट्स मिलती थी, बड़ी बड़ी सैलरी दी जाती थी, रहने के लिए घर दिया जाता था और नौकर भी दिए जाते थे। वाइल वी गेट पिटियंस एंड स्लो प्रमोशंस। अब पिटियंस होता है अल्प वेतन। जो भारतीय सैनिक थे उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता था और बहुत ही कम उनके प्रमोशंस हुआ करते थे। इस तरह सेना में भी असंतोष उत्पन्न होने लगा। द अंग्रेज आस्क्ड अस टू क्रॉस द सीज विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजियन। लोग सैनिक आपस में बात करते हुए कहते थे जो अंग्रेज लोग हैं हमें विदेशों में भी भेजते हैं जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। हु इज़ द टोपी वाला टू एबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स। ये टोपी वाले अंग्रेज लोग कौन होते हैं जो हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। हमें अंग्रेज़ों को बाहर निकालना ही होगा।
सिपाही मंगल पांडे ने अपनी ही सैनिक टुकड़ी के एक अधिकारी पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से ही वॉज एग्जीक्यूटेड, उसे फांसी दे दी गई। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपोइज रिवोल्टेड, और अन्य सैनिकों ने भी आंदोलन कर दिया। दे वर स्ट्राइप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, इस वजह से उनकी वर्दी उतार ली गई। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, और उन्हें ह्यूमिलेटेड किया गया, उनको अपमानित किया गया और उन्हें सजा दी गई। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. कोई भी अंग्रेज भारतीयों के मन को समझने के लिए तैयार नहीं था, उन लोगों को समझने के लिए तत्पर नहीं था। Oh, proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs. अब एक ब्राह्मण ने उन सैनिकों को बताया कि आप लोग जिस बुलेट को ग्रीस कर रहे हो, जिस बुलेट को का इस्तेमाल कर रहे हो, उसको करने से पहले आपको उसे दांत से तोड़ना पड़ता है ना, बाइट करना पड़ता है। और बुलेट जो है वो गाय और सूअर के मांस से बना हुआ है। What the white man has deceived us too. जब सैनिकों ने ये बात सुनी, सब सैनिक हिंदू थे, और उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्हें वो बहुत ही क्रोधित हुए। उन्हें ये नहीं बताया गया था कि जो बुलेट का इस्तेमाल वो कर रहे हैं वो गाय और सूअर के मांस से बने हुए हैं। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. अब गांव से गांव हर व्यक्ति को जो चपातियाँ वितरित की गई एक संदेश के तौर पर कि अब देश को तुम्हारी ज़रूरत है, देश की आज़ादी के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। जिस जिस घर में वो चपातियाँ वितरित की गई उन लोगों का कहना था, येस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हमारे गांव के सभी लोग आप सबके साथ हैं, हम विद्रोह में आपके साथ हैं। इस तरह से विद्रोह की चिंगारियाँ शुरू हुई। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स कैलकुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, और क्रांति के तौर पर, क्रांति की निशानी के तौर पर सभी सैनिकों को लोटस यानी कि कमल का फूल वितरित किया गया। डेथ टू द फॉरेनर्स, जो ये एक निशानी थी कि ये अंग्रेजों के अंत का समय आ गया है। द मासेस गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियोट्स, और जितने भी पैट्रियोट्स थे, क्रांतिकारी थे, उनको गांव के लोगों ने सभी ने मदद दी। अब आता है रिवोल्ट यानी कि विद्रोह। 1857 का विद्रोह, जिसे भारत में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जाना जाता है। देन देर वॉज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। अब मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हुई छावनी से। द सिपोइज मार्च टू दिल्ली, और उस विद्रोह के बाद जो सैनिक थे वो सब दिल्ली की ओर कूच करने लगे। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह, और उन्होंने बहादुर शाह को अपना नेता चुन लिया। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, अब जो ये विद्रोह था, ये क्रांति थी, पूरे देश में फैलने लगी। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर, और जितने भी भारतीय शासक थे वो बहुत ही दुखी थे क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश नीतियों की वजह से अपना ज़मीन, अपना धन सब कुछ खो दिया था। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, और उन सब का विचार था कि अब अंग्रेज़ों का अंत होना चाहिए, अब अंग्रेजी शासन का अंत होना चाहिए। येस वी विल हेल्प यू, और सभी जो शासक थे भारतीय उन्होंने इस क्रांति में सहयोग दिया। अब आता है लास्ट पार्ट, द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। अब स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम की शुरुआत हुई। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। अंग्रेज़ों के इस व्यवहार से, इन नीतियों की वजह से बेगम हजरत महल जो लखनऊ से थी वो भी बहुत दुखी थी। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। बेगम हजरत महल का कहना था कि अंग्रेज़ों ने मेरा साम्राज्य, मेरा राज्य मुझसे छीन लिया है। Popular leaders like Maulvi Ahmadullah of Faizabad told the people, "Rise, brother, rise. The Angrez is running our land." और मौलवी अहमदुल्ला जो फैजाबाद से थे उन्होंने भी लोगों को जागृत किया, उनको बताया कि उठो और आगे बढ़ो, अब अंग्रेज़ों से हमें लड़ना है, उन्हें इस देश से बाहर निकालना है। द पीपल रोज़ एवरीवेयर, हर जगह से, हर गांव से, हर शहर से लोग इकट्ठा होने लगे। इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, ये जो स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारियाँ थी, स्पार्क्स थी, वो बरेली, कानपुर, इलाहाबाद सब जगह फैलने लगी।
अजीमुल्ला खान टोल्ड तांत्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तांत्या टोपे को बताया, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें इस स्वतंत्रता संग्राम में पेशवा नाना साहेब को नेता घोषित कर देना चाहिए। द प्रेटियर्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फोर्ट पिच्ड बैटल्स ओवर नॉर्थ इंडिया, इस तरह से जो क्रांतिकारी थे वो देश के लिए लड़ने लगे, पूरे उत्तर भारत में युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, उधर बिहार में 80 वर्ष के कुंवर सिंह ने की बाजू पर लड़ते हुए उनके रिस्ट पर बुलेट लगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बाजू को काट दिया तलवार से और उसे गंगा को अर्पित कर दिया और उन्होंने कहा, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, गंगा मैया ये मेरी तरफ से आपको अंतिम उपहार है। सो दिस वॉज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।